आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है व्यक्ति और समाज के बीच में। अब जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, वह कोटेशन संख्या 5012 से लेकर 5023 के बीच का है। इसमें हमने चार बिंदुओं को रखा है। जो पहला है, समाज में व्यक्ति की भूमिका, या कहिए कि व्यक्ति के रूप में व्यक्ति की भूमिका। दूसरा है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तीसरा है त्याग प्रधान और संग्रह प्रधान दृष्टिकोण। और चौथा है राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की भूमिका। ये चार बिंदु हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले जो पहला बिंदु है, मैं उस पर बात करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की समाज में भूमिका क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति की दो भूमिका होती है, एक व्यक्ति के रूप में और दूसरा समाज के रूप में। अगर देखा जाए तो ये जो दो भूमिकाएं हैं, ये अलग अलग हैं, परंतु ये हैं एक दूसरे की पूरक। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अकेला है तो वह व्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता असीम है। लेकिन जब वह किसी से जुड़ जाता है तो उसकी स्वतंत्रता बंध जाती है, उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, या हम कहें कि वह समाज का अंग बन जाता है। इसीलिए जब व्यक्ति परिवार में रहता है तो उसे सहजीवन का प्रशिक्षण दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि हम जब परिवार के बीच हैं तो हमें परिवार के जो संविधान है, जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसकी परंपराएं हैं, उसे हमें पालन करना पड़ता है। मान लिया कोई अविवाहित व्यक्ति विवाह करता है, तो उसे यह मानना पड़ता है कि एक विवाहित व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है, जो दायित्व होता है, उसे हमें निभाना है। कल तक जो व्यक्ति अविवाहित था वह व्यक्ति अकेला था, लेकिन विवाह के बाद वो किसी से बंध गया तो उसकी स्वतंत्रता सीमित हो गई, और उसे जिसके साथ उसका विवाह हुआ है उसकी इच्छा अनिच्छा, सुख दुख, पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये कोटेशन यही कहता है कि हमारी जो भूमिका होती है व्यक्ति के रूप में होती है और समाज के रूप में होती है। अब हमें ये जानना है कि एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। अगर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चरित्रवान है, ईमानदार है, तो ये बात निश्चित है कि वो समाज में भी अच्छे से रहेगा। जो समाज के मापदंड हैं, जो उसकी योजनाएं हैं, जो उसके नियम हैं, वो उसको मानेगा। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का विस्तार होता है। तो जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाइफ में अच्छा है, ईमानदार है, निष्ठावान है, वही व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कर सकता है, वह समाज के भले के लिए सोच सकता है। तो देखने में ये चीजें अलग अलग लगती हैं,
लेकिन है एक दूसरे की पूरक। अब हम आगे बात हम करते हैं, जो इसका दूसरा बिंदु है वह है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जब व्यक्ति समाज में रहता है, जब वो सामाजिक जीवन जीता है, तो उसे अर्थ की आवश्यकता होती है। चाहे वह कोई भी काल, देश या समय हो, अर्थ की आवश्यकता हमेशा से व्यक्ति को रही है। भले उसका रूप बदल जाए, लेकिन रही है। तो जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है, वह तीन तरह से होती है। वो जो है, वो वो क्या है? श्रम, बुद्धि और धन। अब हम पहले बात करते हैं बुद्धि की। जब तक व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, या व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, तो वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना है, तो हमें उतनी तो बुद्धि होनी ही चाहिए कि हम मोबाइल को ऑन ऑफ कर सकें। हम इतना पैसा कमाने की योग्यता हो कि हम मोबाइल ले सकें। तो बुद्धि सबसे पहले है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अब वो बुद्धि कैसे इस्तेमाल करता है, वो उसके ऊपर है। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई अपना व्यवसाय करता है, या कोई और तरह से कार्य करता है, लेकिन अपनी बुद्धि के बिना वह कोई कार्य नहीं कर सकता। जो दूसरा है श्रम। श्रम जो है, उसका महत्व दूसरा है। जब बुद्धि रहेगी, तभी वह डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है, और उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। जब वो डिसाइड कर लेगा कि हमें नौकरी करनी है, हमें व्यवसाय करना है, तो उसके लिए, तो उसके बाद उसे श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो नौकरी करता है, तो उसको हर रोज 8 से 10 घंटे समय देना पड़ेगा। अगर वो व्यवसाय करता है, तो उसको अपना पूरा समय देना पड़ेगा। तभी उसे सफलता मिलेगी, और उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तीसरा है धन। जाहिर सी बात है, जब बुद्धि और श्रम का इस्तेमाल व्यक्ति करेगा, तो धन उसके पास स्वतः ही आ जाएगा। तो ये जो तीन तरीके हैं या तीन माध्यम हैं, इससे इंसान भौतिक सुख की प्राप्ति करता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, त्याग प्रधान और संग्रह प्रधान दृष्टिकोण। ये जो दृष्टिकोण है, ये भारतीय संस्कृति का आत्मा है। ये जो जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, वो भारतीय संस्कृति की आत्मा है कि हमें ऐसा होना चाहिए, त्याग प्रधान, संग्रह प्रधान। मेरा मानना है कि व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए। व्यक्ति में त्याग होना भी आवश्यक है। जब तक व्यक्ति में त्याग नहीं होगा, वह किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता। वह स्वार्थी हो जाएगा, और वो अपने लिए ही सोचेगा। इससे समाज में अराजकता फैलती है। इसीलिए व्यक्ति को त्यागी होना आवश्यक है। दूसरी बात है संग्रह प्रधान। आज के भौतिक युग में संग्रह करना भी आवश्यक है। मान लिया कि कोई आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई, कोई भयंकर बीमारी का शिकार हुए, अब हम क्या करेंगे? तो उस स्थिति में हमारे
द्वारा संग्रह किया गया धन ही काम आएगा। लेकिन हमें इसके बारे में ये सोचना है, ये ध्यान देना है कि हमें इन दोनों के बीच में संतुलन करना है। अगर कोई व्यक्ति केवल त्याग ही करेगा तो फिर उसका जीवन कष्ट में हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो नहीं पाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति संग्रह प्रधान रहेगा, जैसा कि आज के समय में लोग हो गए हैं, तो आप जानते हैं कि इस समाज की क्या स्थिति है, वो हो जाएगी। तो हमें दोनों के बीच में समन्वय करना है। और एक बात और, संग्रह करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नैतिकता के अनुसार, समाज के नियमों के अनुसार, जो उसके मानदंड है उनके अनुसार धन संग्रह करता है, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी धन संग्रह करे। अब जो चौथा बिंदु है, राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की भूमिका। ये जो बिंदु है, ये आगे की बात करता है कि व्यक्ति सामाजिक और राष्ट्रीय दो स्तर पर काम करता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लिया कि कोई व्यक्ति किसी गांव का रहने वाला है। जब तक वह गांव के व्यक्ति के रूप में, गांव के सदस्य के रूप में काम करता है, वह एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में वो काम करता है। उसे गांव की मान्यता, उसकी परंपरा, उसकी नैतिकता, जो उसके पर्व त्योहार, खान पान, वेशभूषा, सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर जाता है, तो वो देश का नागरिक होता है, जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे उसकी भूमिका बिल्कुल बदल जाती है। राष्ट्रीय स्तर पे उसे जो हमारा संविधान है उसको मानना पड़ेगा, जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको माननी पड़ेगी। इसके अलावा जब वो राष्ट्र के बाहर जाएगा, तो उसकी पहचान भारतीय रूप में रहेगी, राष्ट्रीयता उसकी भारतीय ये रहेगी, और उसी के अनुसार वहां उसकी पहचान रहेगी। और व्यक्ति नागरिक के रूप में जाना जाएगा। पहले ये जान लीजिए कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है। व्यक्ति जो होता है वो समाज का अंग होता है। जैसे कि हम गांव के व्यक्ति हैं, या हम गांव के हैं तो हम व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हम नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। यहाँ हमको वोट देने का अधिकार है, यहाँ हम रहने का अधिकार है, यहाँ हम हर कार्य कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बात बोली है, व्यक्ति की जो दो भूमिका है सामाजिक और राष्ट्रीय, तो ये थी आज की चार बिंदु जिन पे मैंने अपने विचार रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये विचार जो मैंने रखे समझ आए होंगे। और हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे जो बाकी साथी हैं अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के जो साथी हैं अपनी बात रख सकते हैं।
अवन्या जी, नरेंद्र जी, श्रीकांत जी, आचार्य जी, कोई अपनी बात रखना चाहें? मदन जी। बताइए भाई कोई। विपुल जी, तब तक मैं थोड़ा सा विषय को रख देता हूँ। ठीक है। एक तो जी, एक तो जब इस कोटेशन की हम बात करते हैं तो आपने इसमें चार विषय लिए हैं। चारों में से समाज में व्यक्ति की भूमिका, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, त्याग प्रधान, संघर्ष प्रधान, और राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की भूमिका। आपने इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि आपने ऐसा कुछ कहा कि जो व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन में जो आचरण होता है वही उसका सामाजिक आचरण होता है, कुछ इसी प्रकार से। तो मुझे लगता है वास्तव में व्यक्ति जो है परिवार से या जिस व्यवस्था से प्रभावित होता है वही उसका आचरण परिवार और बाहर दोनों तय करती है। अर्थात जिस व्यक्ति को की क्षमता में वृद्धि होती है, उसकी क्षमता में केवल किसी एक विशेष क्षेत्र में विस्तार नहीं होता है, उसके अन्य कई क्षेत्रों में उसका विस्तार होता है। वह विस्तार विस्तार जो है परिवार में दिखता है और वह उससे ऊपर बढ़ता है तो वही उसका समाज में दिखाई देता है। अर्थात जब क्षमता बढ़ती है तो वह हर क्षेत्र में बढ़ जाती है। वो उस क्षेत्र में जितने क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे वास्तव में लगता है कि समाज में जो व्यक्ति की भूमिका है वो परिवार से तय होती है या फिर उसके सामाजिक परिवेश परिवेश से तय होती है। जैसे हम भारतीयों की बात करें तो हमारा दृष्टिकोण समाज के प्रति बिल्कुल अलग हो जाता है। हम पश्चिम की बात करें तो वहां पर पश्चिम का जो समाज के प्रति दृष्टिकोण है वहां बिल्कुल अलग हो जाता है। और जब हम इस्लाम में देखते हैं तो इस्लाम में व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है समाज के प्रति वो बिल्कुल अलग हो जाता है। आप और हम समाज में को महत्वपूर्ण मानते हैं, कई स्थानों पर समाज को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, वो धार्मिक सत्ता को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जब समाज में व्यक्ति की भूमिका देखी जाए तो व्यक्ति की भूमिका तब निर्धारित होती है जब व्यक्ति समाज के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जब व्यक्ति समाज के सामाजिक स्वरूप को न स्वीकार करके संगठनों को ही जो है समाज का नाम देना शुरू कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वही व्यक्ति समाज व्यवस्था के लिए घातक हो जाता है। वास्तव में समाज में व्यक्ति की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो समाज में सामाजिक संतुलन पैदा कर सके, न कि अव्यवस्था पैदा कर सके और दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित कर सके। यही एक व्यक्ति की जो है भूमिका हो सकती है। वही व्यक्ति जब नागरिक का रूप धारण कर लेता है तो जो व्यक्ति के स्तर पर अच्छा है वही व्यक्ति जो है नागरिक के स्तर पर भी ठीक रह सकता है। अर्थात जब समाज से वह राष्ट्र की इकाई की तरफ बढ़ता है तो राष्ट्रीय इकाई में भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उसी के आधार पर उसकी राष्ट्र में भी भूमिका तय होती है। उसी के आधार पर वह नागरिक के स्तर पर भी तय होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें व्यवस्था का बड़ा प्रभाव है। हम जिस व्यवस्था में रहते हैं वह व्यवस्था हमें यह बताती है कि हम समाज में भूमिका निभाएंगे या फिर हम समाज को जो है नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी लाइन जो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो हम लोग सुनते हैं कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चापड़ी मतलब चाले जीव। फिर हम लोग पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग पढ़ते हैं तो उसमें वह अपरिग्रह को जो है कहते हैं कि अपरिग्रह होना चाहिए। फिर हम लोग चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य की जो बात होती है वह सुखस्य मूलम धर्मम कहते हैं, वहाँ वो अर्थ के को महत्वपूर्ण बताते हैं। फिर हम जब वेदों की बात करते हैं तो कहा जाता है वयम श्याम पतयोरेणाम, हम सभी दीनहीन स्थिति में ना हो। अर्थात भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भौतिकता इन दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है। मैं इतना भी संग्रहित ना करूं कि दूसरों के लिए अव्यवस्था पैदा हो जाए। जैसे आज मार्केट में बहुत सारा सामान रिलीज होता है या कई सब्जियां हैं, फल हैं, आलू है, कई प्रकार की जो चीजें रिलीज होती हैं उनको कुछ लोग स्टोर कर लेते हैं, जब मार्केट में कमी पड़ती है तब रिलीज करते हैं।
उसमें क्या होता है कि फिर अपना अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन वो सारा का सारा पैसा बिचौलियों को मिलता है, क्योंकि बेचने वाले ने तो बेच लिया और स्टॉक करने वाले ने उसे लंबे समय तक स्टॉक कर लिया। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी चाहिए, लेकिन दूसरों का हक मार करके या दूसरों के लिए या समाज के लिए अव्यवस्था पैदा करके अगर कोई भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इसे हम लोग एक तरह से अनैतिक ही कह सकते हैं, आपराधिक तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से, आपराधिक तरीके से अगर संग्रह करता है, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है करता है, तब तो वह जो है सीधे सीधे आपराधिक कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां अन्य किसी का शोषण हो रहा है, तो उस परिस्थिति में अगर वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो भी उसे असामाजिक मानना ही चाहिए, अर्थात ठीक तो नहीं है। तो ऐसे में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा दूसरों का नुकसान न हो, क्योंकि दूसरों का अगर नुकसान होगा तो वो बाद में पूरे समाज को ही प्रभावित करता है। जैसे मेरा अगर पड़ोसी भूखे है, उसके घर में मतलब बड़ी समस्याएं हैं, और मैं अपने घर को भरते चले जाऊं, भले ही मेरे पास इतना है कि मैं अपना भी पेट भर सकता हूं, उसका भी भर सकता हूं, और मैं उसके साथ न बांटूं, तो यह हो सकता है कि भविष्य में वो चोरी की तरफ चली जाए, वह गलत दिशा की तरफ चले जाए। हो सकता है कि बाद में उसी को आकर के जो है कोई अन्य मत पंथ संप्रदाय वाला संतुष्ट करके अपने साथ मिला ले, मेरे ही विरुद्ध खड़ा कर दे। तो ऐसे में समस्या यह आती है कि मैं अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए दूसरे के लिए समस्या बनूंगा, तो जिसके लिए समस्या बन रहा हूं वो बाद में मेरे लिए भी समस्या बनेगा, वह मेरे शत्रु के साथ भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वह इसी तरह से कहा गया है कि यथा योग्य सामर्थ्य पूर्वक जितना भी आप अर्जित कर सकते हैं करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह अर्जन जो है वह धर्म के तरीके से होना चाहिए, नैतिकता के तरीके से होना चाहिए, किसी का शोषण करके नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है न तो जो है धन संग्रह को बुरा माना गया है, और ना ही जो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को माना गया है, भौतिकता को बुरा माना गया है। तो हमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भौतिकता में अंतर करना होगा। उसके बाद जो त्याग प्रधान और संग्रह प्रधान आपने लिखा है, तो हम साधु संत सन्यासियों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सब कुछ त्याग करने की बात कर देते हैं, और वही लोग जो है प्रवचनों में बैठते हैं, जब भाषण देते हैं तो सबको कहते हैं कि आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, प्रभु के चरणों में दे दीजिए, और वो लोग स्वयं संग्रहित करना शुरू कर देते हैं। तो त्याग और संग्रह, इन दोनों में भी संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और वो विषय तो आपने बड़ा स्पष्ट रख दिया। हम विवाह की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, अगर मैं संग्रह नहीं नहीं करूंगा, अभी मेरे घर में विवाह पड़ जाए, कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, तो अगर संग्रह नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो संग्रह भी आवश्यक है। हम कई जीवों में संग्रह की व्यवस्था देखते हैं, हम चींटियों में देखते हैं, कई जीवों में देखते हैं जो ठंडियों के समय में या शीतकालीन सत्र में जब चले जाते हैं, तो वो अपना एक स्टोरेज बना लेते हैं कि ठंडियों का समय किस तरह से बीत जाएगा, या वो अपने शरीर में इतना मास गेन कर लेते हैं वहां, वो भविष्य का आकलन करके चलते हैं। दोस्तों, संग्रह जो है वह भविष्य के आकलन के आधार पर ही होता है, लेकिन ऐसा भी संग्रह ना हो जैसे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाए और फिर किसी के लिए नुकसान कर जाए। राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की भूमिका की जो बात की गई है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं तो वह नागरिक है, सामाजिक स्तर पर जो है व्यक्ति है। वो हमारा जो पहला जो इसमें पॉइंट है, उस पॉइंट में ही वो कवर हो जाता है। तो दोनों की अलग अलग भूमिका हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो व्यक्ति सुरक्षा को अधिक महत्व देता है, जब सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो व्यक्ति के लिए जो है वह न्याय भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह विश्व व्यवस्था का भाग हो जाता है जब समाज का भाग होता है। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र का अंग है, तो वह दूसरे देश के ऊपर या दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर हो सकता है कि उनके साथ सद्भावना न भी रखे, उनके साथ द्वेष की भावना भी रख सकता है, उनके साथ शत्रुता का बोध भी रख सकता है। लेकिन जब वह विश्व व्यवस्था का अंग बनता है,
तब वो उस भाव को कहता है वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा विश्व परिवार हो जाता है। और समाज हम संपूर्ण विश्व की इकाई को कह रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक राजा की जो पूजा होती है या उसका जो सम्मान होता है वह केवल राज्य तक सीमित होता है। और जो सन्यासी है, साधु है, संत है, वह वैश्विक इकाई है, क्योंकि वह विश्व कल्याण के लिए सोचता है। तो राष्ट्र में बात करें तो व्यक्ति की भूमिका राष्ट्र में जो है वह सुरक्षा को महत्वपूर्ण माननी चाहिए, अपने राष्ट्र के साथ उसका भाव होना ही चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम विश्व व्यवस्था का भाग हैं। हम किसी और देश के लिए समस्या न बने जब तक कि वह कट्टरता को प्राप्त नहीं है या फिर वह दूसरों को के लिए समस्या नहीं बन रहा है। हम विस्तारवाद की नीति पर न चलें। राष्ट्रीयता अच्छी है, राष्ट्रवाद घातक हो सकता है। ऐसा ना हो कि हम अपनी सीमाओं के क्षेत्र को बढ़ाने में लग जाएं, भले ही उसके लिए किसी देश के ऊपर परमाणु बम गिराना पड़ जाए, भले ही उसके लिए किसी देश का शोषण करना पड़ जाए, जैसे हमने ब्रिटिशियर्स को देखा, अमेरिकन को देखा, हमने उपनिवेशवाद को देखा। उन्होंने राष्ट्र से बाहर कभी कुछ नहीं सोचा। उनकी जो सोच थी वह केवल राष्ट्र तक सीमित थी। हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, भले ही दुनिया में दक्षिण अफ्रीका के देशों का शोषण होता रहे, भले ही एशिया के देशों का शोषण होता रहे, तो हमें सामंतवाद की तरफ भी नहीं बढ़ना है। हमें जो है वह समानता की तरफ बढ़ना है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्ति की भूमिका राष्ट्र में अलग होती है, समाज में अलग होती है। राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विश्व समाज के साथ भी संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। बाकी के जो साथी हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। आचार्य जी, सुनील, श्रीकांत जी, रामराज जी, पवनजय जी, मोहन जी, नरेंद्र जी, कोई भी अपनी बात रखें। मदन जी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। हाँ जी, सभी साथियों के लिए नमस्कार। नमस्कार। पहला पॉइंट जो है समाज में व्यक्ति की भूमिका। देखिए, समाज में व्यक्ति की भूमिका जब भी अच्छी मानी जाती है, उसका व्यवहार अच्छा हो, दूसरों के साथ मतलब मानवता का व्यवहार करे, और मतलब दुख दर्द में भी हाथ बटाए, तो वह मतलब उस व्यक्ति को महत्व भी देते हैं। और जो व्यक्ति, अगर वो धनवान है तो अपने घमंड में चूर रहता है, अगर वो शक्तिशाली है, हर तरह से शक्ति है उसके अंदर, घमंड है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। भले ही व्यक्ति निर्धन हो, लेकिन वो ईमानदार है और उसका व्यवहार सही है, बर्ताव सही है, उसके अंदर जो है भावना, अच्छी भावना है, उसके विचार अच्छे हैं, कर्म उसके अच्छे हैं, तो हर व्यक्ति उसको समाज में पूछता है। आज हम समाज में उठते बैठते हैं, जो मतलब कुछ वैसे व्यक्ति हैं शराबी, जोहारी हैं, भले ही वो धनवान है, अच्छे घरों के हैं, लेकिन उनका आदर सम्मान नहीं होता समाज में। और जो छोटे से छोटे व्यक्ति हैं, गरीब तबके के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, और सभ्यता का व्यवहार करते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों की समाज में जो है वो भूमिका अच्छी रहती है। और अच्छे ही व्यक्ति जब राजनीति में जाते हैं तो समाज का भी कार्य अच्छा कार्य करते हैं, समाज का, देश का, राष्ट्र का, हर तरह से जिस क्षेत्र में वो चुने जाते हैं तो वहाँ उनकी भूमिका अच्छी रहती है, क्षेत्र का भी विकास करते हैं। और अच्छे लोग जब राजनीति में जाएंगे तो हमारी राजनीति भी अच्छी होगी। और जब गंदे लोग, मतलब भ्रष्ट लोग राजनीति में जाएंगे तो हमारी राजनीति भी दूषित दूषित हो जाएगी। तो हमारे जो समाज है, समाज में ऐसे ही अच्छे व्यक्ति राजनेता बनते हैं, अच्छे नेता बनते हैं, कवि बनते हैं, विद्वान बनते हैं, लेखक बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं। तो जब भी बनते हैं, उन पे मतलब उनकी एक तो उनकी ईश्वर की असीम कृपा होती है, और उनकी विचारधारा, आंतरिक भावना श्रेष्ठ होती है, और सबके साथ जो अच्छा बर्ताव करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की समाज परिवार में भूमिका अच्छी होती है। बस इतना ही कहूंगा। जी, अन्य कोई साथी अपनी बात रखें। अभी जी मोहन जी बताइए। सभी साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय रखा गया है कि व्यक्ति का सामाजिक
क्या महत्व है, कर्तव्य है, उसकी भौतिक आकांक्षा, उत्कंठा, प्रवृत्ति की सीमा तक होना चाहिए। व्यक्ति को संग्रह प्रधान और त्याग प्रधान है, राष्ट्रीय सामाजिकता, इस प्रकार के विषय आज का है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति स्वयं में भी एक अस्तित्व है और इन अस्तित्वों को मिलाकर परिवार बनता है। परिवार से ही कई परिवारों को मिलाकर ही एक जिला, प्रदेश और राष्ट्र भी बनता है, जो एक सीमा के अंदर जो है वो एकजुट रहता है। तथा इसी प्रकार से कई राष्ट्रों का मिलकर और सभी व्यक्तियों का मिलकर एक बहुत बड़ा विश्व समाज का निर्माण होता है। तो व्यक्ति को हरेक स्थान पर और परिस्थिति के अनुसार अपनी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, कर्तव्य भी है, परिवार के प्रति भी है, राष्ट्र के प्रति है और सबसे ऊपर समाज के प्रति भी है। तो जो हम देखते हैं कि व्यक्ति इन कर्तव्यों का अपना निर्वहन कैसे जैसे है करेगा, क्या उसके पास सामर्थ्य है, क्या सक्षमता है, किसके बल पर वह इन सब कर्तव्यों को पूरा करेगा। तो जब हम देखते हैं तो व्यक्ति जो है तो प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने उन्हें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय दिए हैं। 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको जो है मानसिक रूप से, दिमागी रूप से, मेंटली रूप से कई विस्मयादिक, जिसको कि हम कहते हैं कि कोई खोज होता है, रिसर्च होता है, इन ज्ञानेंद्रियों के ही प्रयत्न से, आंख, कान, नाक, कान, दिमाग के चिंतन मंथन से कोई न कोई रिसर्च और खोज होता है, जिससे कि हम राष्ट्र के लिए या समाज के लिए कोई नायाब चीज देते हैं। और जो 5 हमारे कर्म करने वाले कर्मेंद्रिय हैं, इनके द्वारा हम परिश्रम करके, श्रम करके, चाहे वो कृषि में हो, उद्योग में हो या किसी भी व्यवस्था में हो, करके हम भरण पोषण तथा कई प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कार्य को करते हैं। तो एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर ने हमें दोनों दृष्टिकोण से कर्म करने के लिए बनाया है। और इसी में कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। अपना कर्म जो है ज्ञान के माध्यम से भी और शरीर के माध्यम से भी करना है और उसका फल ईश्वर अवश्य देगा। अब हमें
कर्म जो है वो कैसा करना है और क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, किन परिस्थितियों में करना है, कितना करना है, ये तो व्यक्ति के स्वविवेक पर, सामाजिक व्यवस्था पर चिंतन मंथन करके मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन पर, इन सब को ध्यान में रख के समन्वय बना करके करना पड़ता है। अब जहां पर तक हम देखते हैं कि अगर कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, दिमागी रूप से मजबूत व्यक्ति है, तो उसको अगर वो बौद्धिक दृष्टिकोण से कोई विद्या अध्ययन का क्षेत्र जहां पर है, कॉलेज है, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उसमें जो है वो अति विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है और दिमाग के रूप में वो बहुत ही तीव्र और समाज का कल्याण करने का उसके अंदर क्षमता विकसित होता है। लेकिन अगर वह केवल पैसे के लिए वह कार्य करता है तो एक पैसे कमाने वाला उसका बुद्धि और शरीर मशीन बन करके रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन वही अगर डॉक्टर है या वकील है, अगर सामाजिक मूल्यों को और सामाजिक तत्वों को समझता है, समाज में गरीब हैं, मजदूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, कई प्रकार के जो है व्यक्ति हैं, उनका अगर वह ध्यान रख के, जो सामाजिक मूल्य को ध्यान रख करके और जिसकी जैसी स्थिति और परिस्थिति है उसके हिसाब से समन्वय बना करके अपने बौद्धिक क्षमता का अगर सामाजिक कल्याण के रूप में अगर कुछ कार्य वह करता है, तब जो है वो एक व्यक्ति सामाजिक कहला सकता है, एक व्यक्ति मानवता का पालन करने वाला कहला सकता है। और नहीं तो उसका पढ़ाई है या अगर सरकार उस पर उसको उत्तम शिक्षा देने में खर्च करता है और अगर वह कोई सामाजिक मूल्य को नहीं समझता है तो सारा चीज जो है वह व्यर्थ है। इसी प्रकार से अगर शारीरिक रूप से कोई कृषक का बेटा है या कुछ है, अगर वह बैठ करके और केवल अपने समय को गंवाता है और कोई भी सृजनात्मक कार्य या उपार्जन का कार्य नहीं करता है तो उसका भी जीवन व्यर्थ है। तो ये दोनों चीज को व्यक्ति के रूप में देखना पड़ता है। अब हम अगर देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधा का, तो आज का जो समय हम देख रहे हैं कि आप भौतिक सुख सुविधा प्राप्त कीजिए, उसका उपभोग कीजिए। आज विश्व में भौतिक सुख सुविधाओं का तकनीक के रूप में बाढ़ आया हुआ है। तो अगर आप में सामर्थ्य है और आप सही ढंग से धनोपार्जन करके और उसका उपभोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। या आवश्यकता के अनुसार, अगर आपकी आवश्यकता मोटरसाइकिल की है, आपकी आवश्यकता कार की है, आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप एसी में सफर कीजिए। तो अगर वैसा आप आवश्यकता के अनुसार अगर भौतिक सुख सुविधा का उपभोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन शौक के चलते
और भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए अगर आप किसी का शोषण करते हैं या आपराधिक कार्य करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। और जहां तक राष्ट्र और नागरिकता समाज की बात है, तो जिस राष्ट्र के अंदर हम रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की सीमा को सुरक्षा करें। राष्ट्र के अंदर अगर किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, बीमारी है, उसके लिए कार्य करें। राष्ट्र में के अंदर अगर किसी प्रकार का राष्ट्रद्रोही व्यक्ति हैं तो उनको भी उजागर करें। राष्ट्र के विकास, राष्ट्र की क्षमता, राष्ट्र की समृद्धि में अपना जो है सो कि श्रमदान करें। और जहां तक है कि विश्व समाज है तो हमको समाज के रूप में ऐसा काम करना चाहिए कि सारा विश्व जो है किस रास्ते से शांति से रह सकता है और विकास कर सकता है और सुख समृद्धि बढ़ा सकता है, ऐसा हम काम कर सकते हैं। तो बाकी इस प्रकार से जो है, और एक त्याग प्रधान है और जो है कि संग्रह प्रधान है। तो भाई संग्रह करना ठीक है, लेकिन अगर आप संग्रह करते करते और अगर उसको कुछ उपयोग नहीं कीजिएगा, संग्रह करके धन का जो है अगर आप एक जगह संग्रह कर दीजिएगा, उसका विस्तार नहीं कीजिएगा, तो समाज का भी नहीं विकास होगा, ना राष्ट्र का विकास होगा। तो धन को संग्रह करके विकास कार्य में भी लगना चाहिए। और धन का त्याग या बलिदान करना जो है वो आप अपनी चिंतन मंथन से ये सोच सकते हैं कि कहाँ पर हमको कितना अपने धन का, अपने श्रम का, अपने बुद्धि का परित्याग करना है। उस चीज को आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी बातें हैं। बाकी हमारे साथी हैं और भी विद्वत जन हैं जो इसको और जो है सो स्पष्ट करेंगे। मैं अपनी वाणी को ही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जी, और कोई साथी? मंगला प्रसाद जी भी कर जब कहना चाहेंगे बताइएगा। आज का तो विषय भी सरल है। थोड़ा विषय तो क्लिष्ट है। बताइए शास्त्री जी, मंगला प्रसाद जी, ये तो अच्छा। अच्छा, नमो नमः। जी मुनि जी, हम बताइए। बोले जी, अभी तो। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, नमो नमः, धन्यवाद। अ, आज का विषय जो है कि व्यक्ति के जो समाज में उसकी भूमिका क्या है, और आवश्यकताओं का जो भौतिक आवश्यकताओं का संग्रह वगैरह, यह दो विषय इसमें महत्वपूर्ण हमें समझ में आता है। समाज के लिए व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, या समाज में व्यक्ति की जो भूमिका है, वह समाज के अंग के रूप में है। जब तक व्यक्ति समाज का अंग नहीं बनेगा, तब तक समाज के प्रति उसकी भूमिका क्या हो सकती है। सर्वप्रथम हमें समाज का अंग बनना चाहिए। आज व्यक्ति यदि समाज का अंग नहीं बन पाता है, कोई भी व्यक्ति है चाहे जो भी हो, यदि समाज का अंग नहीं है तो असामाजिक व्यक्ति है। इसलिए हर व्यक्ति को समाज का अंग बनना चाहिए, और विशेष तौर पर अपने श्रेष्ठ समाज का अंग बनना चाहिए। और उसकी भूमिका जब समाज में अंग बन जाने के बाद जो उसकी भूमिका होती है, वह क्या होनी चाहिए, यह विचार का विषय है। समाज के लिए यदि हम
कुछ करते हैं, जब अपने हम उसके अंग हैं, तो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए भी हम वह हो गया है। जैसे शरीर का अंग है, किसी भी अंग के लिए शरीर के लिए करते हैं तो सारे शरीर के अंगों के लिए स्वतः अपने आप वह वस्तु प्रतिपादित हो जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को समाज का अंग मान लेता है, मन से, हृदय से, भाव से, तो स्वभाव तो वह कार्य करेगा जो समाज के हित में है। उसको क्या अपनी भूमिका तय करनी है, क्या भूमिका नहीं रखनी है, यह अलग विषय हो जाता है। लेकिन पहले वो अपने आप को समाज का अंग माने, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से वो अपने आप को समाज का जो अंग मान लेता है, तो उसे क्या करना चाहिए उसका विवेक खुदा प्रकाशित कर देगा। आवश्यकता पड़ने पर वह समाज के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए जो अन्य कोई भी सेवा है, मार्ग का प्रकाशन है, ज्ञान का प्रकाशन है, सहयोग है, तन से, मन से, धन से, वो अपनी सेवा प्रस्तुत करता है। और यदि व्यक्ति समाज में तो है लेकिन अपने आप को समाज का अंग नहीं माना है, वह एक छल के रूप में है, समाज के साथ छल कर रहा है। यदि अंग नहीं, अपने आप को अंग के रूप में स्थापित नहीं किया, अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो निश्चित ही वह छल कर रहा है। एन केन प्रकार कभी भी वह समाज को धोखा ही देगा। जो अपने आप को अंग मान लिया, फिर वह, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वह समाज का छल कर सके या कुछ धोखा दे सके या अपने कर्तव्यों का वहां पर निर्वाह न कर सके। कोई व्यक्ति पहले अपने आप में स्वयं में समाज का अंग बने, अपने आप को अंग भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, क्रियात्मक रूप से अनुभव करें। यदि वह ऐसा करने लगता है तो उसके लिए कोई ऐसा बताने की या उसकी क्या भूमिका है, वो अपने आप वह रास्ता मार्ग तय हो जाता है। यह है कि मनुष्य को जो है समाज के लिए तीन बातें मैं बता रहा हूँ। अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनका अनुकरण करें, अनुसरण करें, और समाज के अच्छे कार्यों का अपना समर्थन करें। शास्त्रों में एक बात बताई गई है, पूज्य अपूज्य जस्य व्यतिक्रम तस्य तृण भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहाँ पर पूज्य अपूज्य का व्यतिक्रम हो जाता है, जैसे पूजनीय व्यक्ति का, जो सम्मानित व्यक्ति का है, उसका जो है क्रम हम अपूज्य लोगों में न करके, पूज्य लोगों न करके अपूज्य का हम सम्मान करते हैं समाज में। और अपूज्य का सम्मान, अपूज्य का निरादर, जो है कि इससे समाज में तीन चीजें होती हैं। समाज में दरिद्रता बढ़ती है, अकाल मृत्यु बढ़ती है, और समाज में सर्वत्र भय रहता है। तो मूलतः मनुष्य अपने आप को समाज का अंग माने, इसके बाद वह अनुकरण, अनुसरण करें समाज के श्रेष्ठ लोगों का, और और सभी अच्छे कार्यों में अपना समर्थन और सहभागिता रखे। वही एकमात्र भूमिका है। यहाँ पर सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। जब वह समाज का अंग बन जाता है, उसकी क्या भूमिका है, क्या कार्य है, क्या नहीं करना, भी अंग बनते ही वो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वह अंगभूत हो गया। इसके बाद जो भी करेगा वो समाज के हित में ही वह काम करेगा। बस मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई बात नहीं रखना चाहेंगे तो फिर हम मुनि जी की बात ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर सबको बोलने का तो अवसर मिलेगा ही अभी।
जी बाबूजी। कि इस विषय पर मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका मतलब व्यक्ति संग्रह करना चाहता है कि त्याग करना चाहता है, या उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। संग्रह करना, एक बात सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति संग्रह करता है, खर्च नहीं करता है, इससे समाज का नुकसान क्या हो रहा है? वो संग्रह कर रहा है, वो लेके क्या जाएगा? छोड़ के तो सब कुछ समाज में ही जाएगा। अगर वह त्याग करता है तो बड़ी अच्छी बात है, संग्रह करता है तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे विचार से हमें क्यों इस दिशा में किसी व्यक्ति को बाध्य करना चाहिए कि वो संग्रह करे या त्याग करे? वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो त्याग प्रधान लोग हैं, वे समाज की बहुत चिंता करते हैं, अपना घर बर्बाद कर देते हैं। बच्चे उनके भले ही भूखे रह जाए, लेकिन वह किसी पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकते, क्योंकि उनके अंदर त्याग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी ओर समाज में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो संग्रह प्रधान है। वे अपना घर भर लेंगे, भले ही समाज चाहे सब लोग भूखे मर जाए। इन दोनों में से हम किसी को भी रोक नहीं सकते। हम माने समाज, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। जो लोग संग्रह करने वाले लोग हैं, वे समाज में बहुत ज्यादा इस बात को महत्वपूर्ण बताते हैं कि तुम त्याग करो। बहुत, क्योंकि जब तक वो त्याग नहीं करेगा तब तक आप संग्रह कैसे करेंगे? हर राजनेता हमेशा दान देने की सलाह देता है। क्या कोई राजनेता कुछ कभी देता भी है? राजनेता हमेशा संग्रह करेगा और हमको कहेगा दान दो। यह भी एक समस्या है। यह ही एक समस्या नहीं है, लेकिन यह भी एक समस्या है कि वर्तमान समय में संग्रह करने वाले लोग त्याग का बहुत आगे बढ़ चढ़ करके प्रचार कर रहे हैं। तो इस विषय में भी सोचा जाना चाहिए। एक प्रश्न उठा कि भौतिकता या नैतिकता। व्यक्ति के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी परिवार की है।
इसका मतलब ये है कि परिवार भौतिक आवश्यकताओं की चिंता करने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिर ये नैतिकता की चिंता कौन करेगा? नैतिकता की चिंता करेगा समाज। अगर कोई व्यक्ति या परिवार या कोई भी इकाई अगर नैतिकता के विरुद्ध आचरण करती है, मैं अनैतिक आचरण नहीं कर रहा हूं, नैतिकता के विरुद्ध अगर आचरण करती है तो समाज उसका बहिष्कार कर सकता है। इसका मतलब कि हमारी नैतिकता की सीमाओं की सुरक्षा करना यह समाज का काम है और हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति यह परिवार का काम है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ परिवार तक ही ये जिम्मेदारी है, मुख्य जिम्मेदारी परिवार की है। अब ये परिवार और समाज ये दोनों अलग अलग तो हैं नहीं। परिवार ही जब ऊपर जाता है तो समाज का बड़ा रूप बन जाता है गांव। गांव के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा जिला, मान लीजिए, जो भी, और अंत में जाकर के वो राष्ट्र बन जाता है। तो परिवार से राष्ट्र तक जुड़ा हुआ है। और नैतिकता के मामले में हम ऊपर से नीचे आते हैं। मतलब जो केंद्र सभा है वह हमारे नैतिकता की सबसे अधिक चिंता करेगी। ये दोनों के बीच का एक ऐसा तालमेल है, इसीलिए हम लोगों ने इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचा है कि व्यक्ति दो प्रकार के नहीं होते हैं। अभी तक दुनिया में व्यक्ति दो प्रकार के माने गए हैं। एक को कहते हैं अच्छा, एक को कहते हैं बुरा। ये अच्छा और बुरा, बुरे में जो विभाजन है ये बहुत घातक है। मेरे विचार से तो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में ये अच्छे और बुरे का बंटवारा ही बड़ी भारी समस्या है। आप समाज को दो भाग में मत बांटिए, आप समाज को तीन भाग में बांटिए। व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाएं कि एक रेल एक्सीडेंट में लोग घायल हैं। जो व्यक्ति उस घायल की मदद कर रहा है वो हो गया सामाजिक। जो व्यक्ति उन घायलों की मदद नहीं कर रहा है, ताश खेल रहा है, तमाशा देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, जो भी कर रहा है, घायलों की मदद नहीं कर रहा है, उसे हम बुरा नहीं कह सकते। उसे हम कहेंगे अनैतिक। लेकिन बुरा किसे कहेंगे? जब एक्सीडेंट ट्रेन के यात्रियों का कोई सामान लेकर वहां से चला जाए, चुरा कर, छीन कर, जो भी, उसे हम कहेंगे बुरा। जब तक आप ये तीन भाग नहीं करते तब तक बहुत दिक्कत है।
मैं जो मदन जी अभी बोल रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से जो लोग अरे ताश खेलने वाले को बुरा कहते हैं, वो गलत है। आप अच्छे हैं, मुझे ये अच्छा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। आप अच्छे हैं, अब आपको सम्मान देंगे, समाज आपको खूब इज्जत देगा, कोई हर्ज नहीं, आप अच्छे हैं। लेकिन अगर आप हमको बुरा कहेंगे तो आप गलत हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप नासमझ हैं एकदम। भाई, मेरे समाज में आप कहते हैं पूरे समाज, जुआ खेलने वाला बुरा, वैश्यावृत्ति करने वाला बुरा, संग्रह करने वाला बुरा, सब बुरे हैं और केवल आप ही एक अच्छे हैं, क्योंकि आप में बड़ी भारी उच्च आदर्श है, नैतिकता है। अब जब समाज में 99 लोग आप कह रहे हैं कि तुम बुरे हो, और वो जो बुरा आदमी है वो इसको अच्छा कह रहा है, इसी आदमी को जिसको आप बुरा कह रहे हैं उसको वो अच्छा कह रहा है, यह गलत रणनीति है। आज वर्तमान समय की सबसे बड़ी जो समस्या समाज के सामने बनी हुई है, जो मैं समझता हूं कि हम लोगों ने समाज को अच्छे और बुरे में बांट दिया, और जो अच्छे लोग हैं वो सारे समाज को बुरा समझते हैं। वैश्यावृत्ति करने वाला भी बुरा, और बहुत सब बुरे हो गए। तो आखिर कौन बहिष्कार करेगा गलत करने वाले का? परिणाम क्या हो रहा है? ये जो अच्छे लोग हैं 1-2%, ये समाज में बहिष्कृत है। सारा समाज आपको खाली प्रशंसा भले ही कर दे, मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अरे ये सब अव्यावहारिक है। ये अच्छे लोग वर्तमान समय में अव्यावहारिक माने जा रहे हैं, क्योंकि आपने उच्च सिद्धांतों का प्रवचन देना शुरू कर दिया। यह बात भी हम लोगों को भाई समझनी तो पड़ेगी। वर्तमान परिस्थिति के आधार पर अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसी तरह से हम लोग को यह भी मानना पड़ेगा कि व्यक्ति समाज की इकाई है, नागरिक राष्ट्र की इकाई है। व्यक्ति को समाज के द्वारा मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी दी गई है। तो मौलिक अधिकार हमारे सुरक्षित रहने चाहिए। मौलिक अधिकार क्या है? असीम स्वतंत्रता, असीम और समान। तो समान और असीम स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। बस एक ही तो मौलिक अधिकार है हमारा, इसलिए कि हम समाज के अंग हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार जितना है, इसलिए है कि हम नागरिक हैं, और नागरिक को संवैधानिक अधिकार संविधान देता है। बड़ा जैसे सारा घालमेल आपको दिखेगा, पूरी व्यवस्था जटिल तो है, लेकिन इस जटिल व्यवस्था को ही हम लोगों का कार्य है कि हम लोग इसको जितनी सरल भाषा में समाज को समझा सके उतना ही अच्छा होगा।
यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम लोगों को वर्तमान समय में एक प्रश्न और मेरे दिमाग में है, इस चार में नहीं है, दया करना। क्योंकि ये सब कोटेशंस के अंदर ही है, इसलिए दया करना, दया करना व्यक्ति का अधिकार है, व्यक्तिगत नागरिक का भी कर्तव्य है दया करना। लेकिन उस आदमी का कर्तव्य नहीं है जिसको हमने पावर दिया है। इसका मतलब कोई न्यायाधीश दया नहीं कर सकता, कोई कलेक्टर को दया करने का अधिकार नहीं है, कोई कलेक्टर अपने वेतन में से किसी को दे सकता है, भूखे को भोजन दे सकता है, लेकिन सामाजिक, क्योंकि जो पावर दिया है वो कलेक्टर को समाज ने दिया है और वह उसके पास अमानत है। एक कल्पना करिए कि आप लोगों ने मिलकर हम लोगों की संस्था को दान दिया है, दिया है, ठीक है, क्या हम उसको कहीं भी किसी भी अपने मनमाने खर्च करें? हमारी स्वतंत्रता तो है, लेकिन औचित्य नहीं है। तो दया करना व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्तव्य हो सकता है, लेकिन किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दया करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अलग बात है कि अगर संविधान ने आपको दिया है तो आप उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। अब आप जरा सोचिए, ये क्या दया है? पशु क्रूरता अधिनियम, हम कुत्ते कुत्ते को मार दिए, चलिए फंस गए आप तो। ये जो दया के नाम पर जो अव्यावहारिक नीतियां बनाई जा रही हैं, ये उचित नहीं है मेरे विचार से। तो आज जिस तरह कुत्ते नुकसान पहुंचा रहे हैं, आवारा कुत्ते, अभी मैं गया था उत्तराखंड, उसके पहले हिमाचल भी गया था। इतना नुकसान बंदर करते हैं, लेकिन बंदर को मार नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में आप जाइए, नीलगाय की समस्या, कहां कहां से दया के नाम पर लोग बिना मतलब के चले आते हैं। ये बताइए आप कि बंदर को मारने में क्या आपत्ति है? तो हनुमान जी का, तो अगर बंदर हनुमान जी का मान मान लिया जाए तो बाली को क्या माना जाए? बाली को तो मारा था राम ने। तो प्रवृत्ति के आधार पर अच्छे और बुरे देखना पड़ेगा। दया के नाम पर मैं सहमत नहीं हूं। इसी में कोई कोटेशन 5,000 शायद 19-20 के आसपास में होगा। ये मैं आपको कुछ बातें बताया, अभी समय है, आप आगे अब बताइए
और इन विषयों पर या इससे हटकर भी कोई आप कुछ कहना चाहे कह सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। बताइए। मतलब मैंने एक बात बहुत गंभीरता से कही है आपको कि उच्च सिद्धांतवादी जो विचार हैं, ये प्रवचन तक तो ठीक है, लेकिन सिद्धांतों को व्यावहारिक भी होना चाहिए। जो लोग सामाजिक नियम बनाने वाले लोग हैं, उन्हें उच्च सिद्धांतवादी नियम नहीं बनाना चाहिए। ये जुआ रोक दो, शराब रोक दो, अफीम रोक दो, सब रोक दो, वैश्यालय बंद कर दो, सब रोक दो। मैं इससे एकदम सहमत नहीं। बताइए आप लोग आगे। मोहन जी कोई कुछ। प्रश्न करिए कोई। हेलो ब्रजेश जी। जी हाँ बताइए। बताइए। हेलो। मेरा एक प्रश्न है कि मान लीजिए कि मानव को असीम स्वतंत्रता है और कोई व्यक्ति जो है, अगर उसके पास सक्षमता बढ़ता है और जमीन का वह संग्रह करते हुए 1,000 एकड़ जमीन संग्रह कर लेता है, और अगर उस पर खेती नहीं होती है और समाज के व्यक्ति अन्न के बिना जो हैं, अगर वो प्रभावित होते हैं, तो क्या ये संग्रह उचित होगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि ठीक है, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना या शराब पीना उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन जब व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ जाता है और परिवार के जो सदस्य हैं उस कार्य से सहमत नहीं है, तब इन परिस्थितियों में क्या होना चाहिए? एक बात बताइए कि किसी व्यक्ति ने अगर 1,000 एकड़ जमीन संग्रह कर ली, तो संग्रह कर ली तो उसने खरीदी है, तो इसमें क्या दिक्कत है हमको? आप कहेंगे वो 5,000 एकड़ कर लिया, तो भाई 5,000 एकड़ उसने जमीन अगर खरीदी है, तो 5,000 एकड़ का तो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को। हम लोगों ने तो यही रखा है कि टैक्स देगा पूरी संपत्ति पर। मेरा कहना है बाबा कि अगर 5,000 एकड़ में अगर खेती नहीं होता है और अन्न अगर पैदा नहीं होता है और समाज में जो है व्यक्ति भूख से प्रभावित होते हैं, तो ये भी तो एक चिंतन का विषय है ना। ये ऐसा व्यावहारिक तौर पर कहीं हो नहीं रहा है कि कोई हम्म। व्यक्ति इस तरह से आपको एक जानकारी दे देता हूँ, आपको हम्म। जानकारी दे देता हूँ, गुप्त जानकारी। आप सुनते होंगे कि बिरला या अडानी, इनके पास, इन लोगों ने 8,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन खरीदी है। हम्म। सब लोग सुने होंगे ये बात। हम्म।
किसी को यह बात पता नहीं होगा कि ये सारी बात झूठ है। किसी उद्योगपति के पास माने 100-200 एकड़ 400 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होगी, जी लेकिन उसने खरीदी है 10,000 एकड़। ये बात भी सही है। क्यों खरीदी है उसने? 10,000 एकड़ जमीन उसने बाजार में खरीदी है। उसका कारण ये है कि सरकार का एक कानून है। अच्छा। आप लोग पता लगा लीजिएगा। भारत सरकार का एक कानून है कि अगर आप कोई खदान लेते हैं, तो अगर आपने कोयला की खदान ली है, कोयला की खदान में 10,000 एकड़ जमीन खदान में है और आप वहां कोयला खोदते हैं, आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप 10,000 एकड़ जमीन बाजार से खरीद कर और उस जमीन में पेड़ लगाकर सरकार को दें। किसी को है क्या पता है कानून? किसी को माइनिंग के लिए कानून है मुनि जी देश में? है ना? आपको जानकारी है तो? हाँ, माइनिंग अगर कोई भी करता है तो हाँ उसे पर्यावरण रक्षा के लिए उसके बराबर काम करके समाज को देना है। हाँ, उसमें पेड़ लगाकर। हाँ, तो और वृक्षारोपण करके वह जमीन उसका स्वामित्व तो सरकार का होगा, लेकिन जो एक जमीन सरकार ने आपको दी है कोयला खदान के लिए या किसी भी माइनिंग के लिए, मान लीजिए किसी भी माइनिंग के लिए जो सरकार ने दी है, उसका आपका स्वामित्व तो नहीं है। और जो जमीन आपने बाजार से खरीद के सरकार को दी है, उस पर सरकार का स्वामित्व हो गया। एक बात और संपत्ति संग्रह के बारे में समझी जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति संपत्ति को इस प्रकार संग्रहित नहीं कर सकता कि उसे संपत्ति को वो बाजार से बाहर कर दे और संग्रह हो जाए उसका, क्योंकि जब भी संपत्ति से उत्पादन नहीं लिया जाता है तो संपत्ति ऐसा विषय है समाज में कि वो अपने आप उसका क्षरण होने लगता है। संपत्ति से प्रोडक्शन जरूरी है, नहीं तो संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति की रक्षा ही नहीं कर पाएगा अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो। वही बात हमने कहा कि प्रोडक्शन होना संपत्ति नहीं, से जरूरी है। प्रोडक्शन होना कानूनन आवश्यक है, आप ऐसा मानने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं ये बात कह रहा हूँ सोचिए, कि प्रोडक्शन होना प्राकृतिक रूप से आवश्यक है। एक बात सोचिए नहीं नरेंद्र जी, कि जब आपकी संपूर्ण संपत्ति पर 2% गवर्नमेंट कर लेगी और आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो 50 साल में आपकी पूरी संपत्ति तो सरकारी हो गई। आपके पास क्या बचेगा? हम्म। इसलिए जब संपत्ति कर लगेगा, तो संपत्ति कर लगने के बाद संपत्ति संग्रह, मतलब ऐसी संपत्ति जो उपयोग में ना हो, उस संपत्ति का क्षरण अपने आप शुरू हो जाएगा। और मैं यही बात कहना चाह रहा था। हाँ, तो यही मैं आपको बताया। करने दीजिए ना संग्रह, क्या हो, जितना संग्रह करेगा देगा ना 2%। और दूसरा जो हम बताए कि मान लीजिए कि व्यक्ति को तो असीम स्वतंत्रता है, वह जुआ शराब वेश्यावृत्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब वह परिवार के हाँ साथ जुड़ जाता है और परिवार के सदस्यों का
जो वो कृत्य करता है उसके लिए सहमति नहीं है, तब कैसे होगा? हाँ, तो जब जब वो परिवार में जुड़ गया जी और परिवार की बात नहीं मान रहा है, जी जी अब उसको निकाल देगा। जी जी जी। इसमें क्या दिक्कत है? मैं कोई ठीक है आदमी, यही। मान लीजिए कोई जुआ खेल रहा है, जी जुआ अगर वह खेल रहा है तो परिवार उसको तुरंत परिवार से निकाल देगा, जी चाहे जी वो अपना जुआ खेलता रहे दूसरे परिवार से जुड़ के। जुआड़ी लोग अपना परिवार बना ले, जी जी लेकिन परिवार उसको दंडित नहीं कर सकता है। जी। सरकार भी उसको उसको रोक नहीं सकती है उससे। अभी आपको आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो हम्म, एक कोई व्यक्ति, माने बड़ा नेता था, वो बड़ा नेता सड़क के किनारे बैठ के ताश खेल रहा है, उस पर कोई धारा लग गई या उसको निकाल दिया गया, जो भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें क्या गलत हो गया कि आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया उसके ऊपर। ताश खेल रहा था, खेल रहा था, आपका क्या बिगड़ गया उसमें? छोड़ दिया उसको। हाई कोर्ट ने दंड दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। अक्सर ऐसी परिस्थितियां देख करके एक बात समझ में आती है मुनि जी, व्यवस्था का अत्यंत आदर्श होना भी समाज के लिए खतरनाक हो जाएगा। व्यवहारिक पक्ष होना ही ज्यादा ठीक है किसी भी विषय वस्तु का। अति सिद्धांतवादी लोगों को कर्तव्य सिखाया जा सकता है, लेकिन कानून नहीं बनाया जा सकता है, बाध्य नहीं कर सकते आप किसी को भी, जब तक कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये हम लोगों ने इसका प्रयोग किया 60-70 वर्षों में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। मैंने अभी 3-4 दिन पहले लिखा भी था इस विषय पर कि मैं अगर अपने को अपने जीवन में ईमानदार कहता तो मैं बहुत बहुत झंझट में पड़ जाता, अब तक बेईमान सिद्ध हो जाता मैं। जबकि जबकि मैं ईमानदार रहा हूं, और ईमानदार रहते हुए भी कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं ईमानदार हूं। मैंने हमेशा कहा कि मैं तो 2 नंबर का हूं। 2 नंबर का कोई कोई अपराध नहीं होता है। ब्लैक करता हूँ, तस्करी करता हूँ, बिजली चोरी करता हूँ, टैक्स चोरी करता हूँ, रोज घूस देता हूँ, सब करता हूँ। वैश्यावृत्ति को कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि उच्च मापदंड अपने लिए अगर आपने उच्च नैतिकता बहुत ज्यादा घोषित कर दी है तो आप अव्यावहारिक हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक बात ये बताऊं कि 2005 में मैं जब वानप्रस्थ लिया, 2006 में वानप्रस्थ घोषित किया, तो मैं अपने कपड़े गेरुआ कर लिया। पत्नी से भी सलाह लिया तो मानी नहीं, लेकिन फिर मान गई, ठीक है भाई जिद है तो कर दीजिए।
मैं कपड़े भी पहन लिया। आचार्य पंकज जी और ओम प्रकाश दुबे दोनों ने आकर के हमको कहा कि नहीं, ये गलत है, आप अगर इस तरह रहिएगा तो हम लोग आपके शिष्य के रूप में दिखेंगे, तो बराबरी की बात कैसे होगी? आप गलती करिएगा तो आपको रोकेगा कौन? उन्होंने आकर के दोनों ने हमको समझाया और हमको ठीक समझ में आया ये बात कि अगर हम इस तरह, अरे ये जरूर है कि लोग हमारा आम तौर पर सब लोग सम्मान करेंगे, पैर छूएंगे, सब हो गया, लेकिन बराबरी के आधार पर तर्क कौन करेगा? तो हमको तो तर्क करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रणाम बाबा। ब्राह्मण अलग होते हैं, सन्यासी अलग होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो विचारक होते हैं, जो विचारक होते हैं वो अलग होते हैं। चलिए, कुछ सुनील देव जी कहना चाह रहे हो तो बताइए। जी, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए बाबा, मैं, समय नहीं है थोड़ा सा, हमारे मानने से ना तो कुछ बदलता है। हमने पंखे को कूलर मान लिया तो क्या पंखा कूलर हो जाएगा? दो लोगों ने आपको, अब मैं थोड़ा यही हो जाएगा, वैसे व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूं मैं आपसे, आप पर। दो लोगों ने आपको जो समझाया और 100 लोगों ने, आप कहते हैं कि सहमति के आधार पर समाज जिसको सहमति दे, अर्थात कोई विचार जाए और विचार के आधार पर उसमें समाज की मान्यता हो जाए, समाज की स्वीकृति हो जाए, उस बात को मान लेना चाहिए। आप दो लोगों की बात को स्वीकृति देते हो, 100 लोगों की बात को स्वीकृति नहीं देते। जहां सामाजिक बात है, आज भी एक गाली होती है दोगले लोगों की। ये कहते हैं ये तो दोगला आदमी है, समाज का बेईमान आदमी कहता है कि तो दोगला है यार, इसका क्या विश्वास करना है। तो कहने का तात्पर्य, कुछ चीजें जो आपकी हैं स्वतंत्रता के आधार पर तो हम मान सकते हैं कि दारू पीना उसकी स्वतंत्रता है, बहुत अच्छे से समझा इन बातों को कि दारू पीना उसकी स्वतंत्रता है, जब तक वो हिंसा नहीं करता, अपराधी नहीं बन रहा है, पी करके घर में लेटे, मैं सहमत हूं। लेकिन जो उसने वातावरण को प्रदूषित किया, उसके सुधार के लिए क्या किया? जब इन तर्कों के आधार पर, मुझे याद आ रहा, हनुमंत प्रसाद जी एक दिन यहाँ पर बोल रहे थे, बीड़ी पर एक बात आई थी और शायद नरेंद्र जी ने कोई बात रखी थी, उन्होंने तुरंत उसका यही आप हाँ बोले ठीक है ठीक है। जहां क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हमने कोई वातावरण गंदा किया, उसकी शुद्धि के लिए हमने क्या किया? तो किसकी हानि की? क्या समाज की हानि नहीं की? क्या वातावरण की हानि नहीं की? अब मैं कहूंगा कि मेरी स्वतंत्रता है, दूसरे की भी स्वतंत्रता है। यदि मैं बीड़ी पी करके सिगरेट धुआं छोड़ रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहेगा आप इस धुएं को रोकिए, आपकी स्वतंत्रता तब समाप्त होती है। उसी तरह से नैतिकता के आधार पर भी ये होता है। हमारी जो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक गतिविधियां हैं, सामाजिक जो कार्य हैं, उन सब में एक आदर्श की बात, इतिहास तो उन्हीं 1% लोगों का लिखा जाता है, नहीं तो धरती कम पड़ जाती है और लोगों के इतिहास लिखने के लिए जो उच्च आदर्श की बात करते हैं, उच्च आदर्श पर चल पाते हैं। भले ही मैं नहीं चल पाता, लेकिन मन करता है। तो ये चीजें जो हैं, देखो समाज में बाबा जो है ना, मैं प्रभावित भी हूं आपसे और बड़ा मतलब विचलित भी हो जाता हूं। जब हमारे बदायूं से कोई शादी प्रज्ञा जी जुड़ी हुई नहीं है, आपके कार्यक्रम में बुलाए हुए उनके द्वारा और मेरे बुलाए हुए कुछ 10-15 लोग, 8-10 लोग पहुंचे थे, तो मुनि एक शब्द लगा हुआ था। जब आपकी बातों को सुना था, दूसरे दिन ही वो आ गए थे और बोले कहा मुनि, मतलब एक शब्द लगा करके मुनि, और क्या कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई विषय नहीं, कोई अंतर्गत नहीं, और वहां से दूसरे दिन चले आए थे। अब इससे मतलब ये नहीं कि हम गलत हो जाएं या वो लोग सही नहीं है, लेकिन हमारी कोई बात तो दूसरे के समझ में आनी चाहिए। उस तरह की जो क्रिया प्रतिक्रिया, आपकी अपनी सहमति हो सकती है, उसी समाज को हम बनाने के लिए बात रख रहे हैं, उसी परिवार को। नई सामाजिक व्यवस्था के आधार पर मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो हमें कानून व्यवस्था के जो दी हुई है हमारी व्यवस्था,
संवैधानिक एक जुड़ जाती है, उस संवैधानिक आधार पर हमारी जो क्रिया है प्रतिक्रिया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। उसने जो व्यक्ति को स्वतंत्रता की है, व्यक्ति के आधार पर फिर धर्म ने भी तो कुछ उसको बाध्य किया है, समाज ने भी तो उसको कुछ नियमों में बाध्य किया है। क्या वो समाज के नियम बनाए हुए किसी ऊपर से थोड़ी टपके, तो उसी समाज ने बनाए हैं। या आज जो व्यवस्था बना रहा है, एक तरफ कहते हैं कि हम सामाजिक व्यवस्था कोई दिखाई नहीं देती, एक तरफ कहते हैं कि समाज बिल्कुल मतलब जो है जो समाज की जो गति है और जो चल रहा है 1 नंबर 2 नंबर। मैंने ये प्रवचन में रखी थी और इसको ठीक भी मतलब समझाया था कि हम ज्यादा ईमानदार ना बने, ये तो सही बात है, कुछ लोगों को लें, लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन जहां उच्च आदर्श की बात है कि उच्च आदर्श स्थापित करना हो, बाबा इतिहास उच्च आदर्श लोगों का ही लिखा गया है, 1-2% का, जो हम उसका अनुग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, आप भले ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन समाज जो एक्सेप्ट करता है, यह समाज उसको स्वीकार करता है। आज भी 95 बल्कि 95%, 99% लोग हो सकते हैं, उनमें से आप भी एक हैं, आप भी अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन इन बातों से जो है वो बड़ा भ्रमित होता है व्यक्ति। ये स्वतः आपकी बातें मैं सुन करके मैं प्रचारक को समाज में रख दूं, लोग मंच से उठा के भगा देंगे। तो कुछ चीजें जो है वो एक निष्कर्ष या मैं तो यही देखिए, मेरा जुड़ने का एक ही आधार है यहाँ पर कि मैं जो सीखूं आपसे, मैं जो समझ पाऊं वो समाज में ले जा करके रखूं, लेकिन जब समझ कुछ विकसित ना हो तो बड़ा दिक्कत होती है। तो ये थोड़ी सी मैं आवेग में भी कह सकते हैं उसमें कि उच्च आदर्श पे चलना, हाँ ये ठीक है भैया, आप चलो तो चल सकते हो, लेकिन मेरी क्षमता नहीं है, या ईमानदारी, या सब बेकार की बातें हैं, या सब ये है। अरे भाई, व्यक्ति दारू पी रहा है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है, मैं नहीं पीता, मेरी स्वतंत्रता हो गई, लेकिन समाज में उसके सामने लोग आज भी झुकते हैं। जो नहीं पीता एकदम बचा ले जाते हैं, मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ है। तो वो व्यक्तिगत ठीक है, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन उच्च आदर्शवादियों को भी ये ना कहें हम कि ये स्थापित करना बेकार की बात है, ये है वो है। ठीक है भाई, आप इसको कर पा रहे हो, ठीक है, ऋषि दयानंद सब नहीं बन सकते, सरदार भगत सिंह सब नहीं बन सकते, 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गया, बाकी लोग शादी करके अपने मौज मस्ती लेते, गांधी सब नहीं बन सकते। तो ये सारी बातें सबके बस में नहीं होती हैं। जो जिस व्यक्ति के लाइन पे चल रहा है, यदि हम एक सामाजिक ढांचा बनाना चाहते हैं या सामाजिक जो कोई आप एक व्यवस्था देना चाहते हैं, तो इसमें कुछ तो हम लोगों की समझ विकसित करिए, बाकी तो हमारी अपनी स्वतंत्रता है ही। जैसे आपने आदरणीय आचार्य पंकज जी का था, आपसे कह दिया, आपने वानप्रस्थी बेकार लिया था, आप कहते बेकार की बात है ये, आपने संन्यास बेकार लिया, ये तो परंपरा की बात है, जो हमारी धार्मिक परंपरा, वैदिक परंपरा रही है, आप उसको मना कर देते, नहीं भाई नहीं लेंगे, क्योंकि उसके साथ में कपड़े भी जुड़े हुए हैं, आपने कपड़ों को हटा दिया, संन्यास ले लिया या वानप्रस्थ ले लिया। तो जो जानकार लोग हैं वो तो आप उंगली उठा देंगे कि आधा काम जो सहूलियत का था वो कर लिया, जो सहूलियत करना था वो नहीं किया। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बातों से हमारा आप बहुत ज्यादा विकास कर पाएंगे, या बहुत ज्यादा मैं अपनी व्यक्तिगत कह रहा हूँ, और लोग अपना क्षमता है अपनी अलग है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो बातें बोली थी आपकी स्वतंत्रता के आधार पर बहुत अच्छा लगा मुझे। दया के भाव पे बोला था, ठीक है, कि भाई मानव को केंद्र में रख करके प्रकृति का निर्माण किया गया है, यदि कोई पशु या कोई मानव के लिए हानि पहुंचाने लगता है तो उसका कोई ना कोई विचार किया जाए। मैं इसमें भी सहमत नहीं हूं कि उसको मारना ही विचार हो सकता है। भाई, प्रकृति केवल मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि सारे जीव जंतुओं के लिए ही है। तो उनके जंगल हमने काटे, जंगल नहीं छोड़े हैं, तो फिर क्या होगा, उनका भी उसका भी हक है, वो जीव है आखिर। तो उस आधार पे भी मनुष्य नागरिक है, वो भी हमारे जो है। लेकिन हाँ, मैं सहमत हूं आपकी कि जो पागल कुत्ते हैं, बंदर हैं, इनका कोई ना कोई समाधान कानूनी रूप में, व्यवस्था रूप में किया जाए, खुले नहीं, इससे मैं सहमत हूँ जी। धन्यवाद। चलिए, और कोई कुछ बताइए। किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, नमो नमः जी बताइए। अभी जो चर्चा हुई है कि उच्च मापदंड रखने की बात जो है या व्यवहारिक पक्ष के रूप में, तो इस पर मैं कुछ सब कहना चाहता हूँ। देखिए, हमेशा जो है कि हमें उच्च मापदंड ही रखना चाहिए, उच्च मापदंड के हिसाब से ही जो है कि बातें करनी चाहिए, उस मापदंड के लिए ही अग्रसर होना चाहिए। जैसे हम 100 नंबर है
और 100 नंबर का लक्ष्य यदि प्राप्त करके चलेंगे, जो भी नहीं 100 नंबर मिल जाएगा, आएगा 90, 95 या हम, लेकिन हम पहले से ही हम न्यूनतम मापदंड लेके चलेंगे तो हम निश्चित ही उससे और नीचे चले जाएंगे। मापदंड हमें हमेशा उच्च श्रेणी का ही रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वह अव्यवहारिक का ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी हमें उच्चतम मापदंड ही मान के चलना चाहिए। लेकिन यह है कि जो कम मापदंड में आ रहा है उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 33% नंबर पाने वाला भी पास होता है और 99 नंबर पाने वाला भी पास ही होता है। तो हमें उस मापदंड को स्वीकार करना चाहिए जो 100 में 100 प्राप्त करता है, लेकिन हम 33 को पाने वाले को स्वीकार नहीं करते। जो 33 भी नहीं पाया, फेल हो गया कक्षा में, उसको भी स्वीकार नहीं कर सकते, उसको दोबारा एक मौका देंगे हम। ठीक है। लेकिन ये होता है जो उच्चतम मापदंड को भी हम अस्वीकृत कर देंगे, अव्यवहारिक कर देंगे, तो निश्चित ही पूरे समाज का ही असर। एक बात बताइए आप लोग। एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक बात बताइए। अच्छा, आपके अपने जीवन का बहुत ऊंचा मापदंड है, बहुत हाँ। अच्छी बात। आपको इसके लिए समाज सम्मान देगा, प्रशंसा करेगा। आप अगर उच्च मापदंड को नियम बना देंगे और उस नियम का पालन करना ही संभव नहीं है लोगों के लिए, तब बताइए कि ये गलत है कि नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि उच्च मापदंड की ही बातें रखनी चाहिए, भले उसको लोग माने या न माने, अपना पाए या न अपना पाए, मैं भी शुरू से ही बोल रहा अपना हूँ पाए न अपना पाए, कि आप लेकिन हमें नहीं, आप सामाजिक नियम जब आप कोई बनाते हैं या सरकार कोई कानून बनाती है, अगर आप सामाजिक नियम और या सरकारी कानून बनाने में, एक बात अच्छा बताइए आप कि आपने ऐसा प्रश्न पत्र बना दिया कि सारे लड़के फेल हो गए, तब क्या माना जाएगा? आपको बुद्धिमान माना जाएगा? तो आप ये बताइए कि वर्तमान समय में लगातार समाज का नैतिक पतन हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बतावे मंगला प्रसाद जी और सुनील देव जी। अनुशासन। वर्तमान समय में लगातार नैतिक पतन हो रहा है। हमको याद है कि स्वतंत्रता के बाद झूठ बोलने वालों की संख्या 10-20% थी समाज में, और आज 90% लोग झूठ बोलने लग गए। इसका जिम्मेदार कौन है? हम उच्च मापदंड की थोपने की बात नहीं करें मुनि जी महाराज। तो आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप लोगों ने ऐसे उच्च मापदंड बना दिए कि कोई उसका पालन ही नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब उच्च मापदंड हमें थोपना नहीं है, उच्च मापदंड को ही हमें रखना है, लेकिन उसको ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है उच्च मापदंड को हम न रखें, तब तो सारी जो है कि जो आदर्श है वो तो प्रेरणा जो है खत्म हो जाएगी। मापदंड उच्च तो रखना ही होगा, लेकिन उसका जो अनुकरण होता है, यदि हम 30% भी 33% भी लोग उसका अनुकरण कर पाते और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त किया जाए। अच्छा, ठीक है। मैं जो अपने बात पूछे बाबा, समाज में गिरावट राजनेताओं के द्वारा आई और विचारकों के द्वारा आई, इन दोनों समाज को गिराया है। वो बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप वैचारिक धरातल पर उच्च मापदंड को आप लोगों को बताइए, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, सच बोलना चाहिए, सच बोलने से अच्छा होता है, बिल्कुल सब बताइए। लेकिन जब आप समाज में उस तरह का नियम बना रहे हैं और अगर आप उस तरह के कानून बना रहे हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कानून बनाने वालों को और नियम बनाने वालों को।
यह एक उच्च मापदंड पर कोई ज्यादा जो है कि आग्रह नहीं है, और बस यही है, ज्यादा अधिक आग्रह न हो उच्च मापदंड पर, लेकिन उच्च मापदंड रखना। देखिए, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि 1 नंबर के उच्च चरित्रवान लोगों ने 99% लोगों को अपमानित किया है, जो भी किया, और अलग थलग पड़ गए हैं, एकदम अलग थलग पड़ गए। इसलिए हम लोगों ने जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की परिभाषा बनाई, उस परिभाषा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है पिछले, ये परिभाषा बने तो हो गया 70 साल, 70 साल से ये परिभाषा बनी हुई है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा उसका। अब समय बाकी कोई दिखा दे, अब माने, अब भाई कोई कोई एक आध जगह, एक एक छोटी सी जगह में भी दिखा दे, बाबूजी। ऊंची 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 बात करके आप माने दबा नहीं सकते हैं किसी को भी। लास्ट में मैं केवल एक बात आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि 1 नंबर और 2 नंबर, सामाजिक और असामाजिक, इन दोनों को वर्तमान समय में एक हो जाना चाहिए, और अपराधियों को केवल अपराधियों पर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि अपराधियों की संख्या कुल मिलाकर 2% है समाज में। 2% पर नियंत्रण करने के लिए सारे 98% को एक हो जाना चाहिए, और इसमें अगर कोई उच्च चरित्रवान बाधक है तो उसका हम लोग बहिष्कार कर दें, कोई कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है आइए ब्रजेश जी, अब समाप्त कर रहा हूँ। जी। विपुल जी, कल का